चलिए, पिछले वीडियो में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। भूकंपीय तरंगों के आधार पर अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। चूँकि रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट ही लिया गया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांट लिया गया था। अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, उन परतों के बारे में जानना है। और जो भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, घनत्व, ताप, दाब और ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिएगा, जो पृथ्वी है या ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का केंद्र है। सतह से लेकर के यदि हम इतने काट ले लें, यानी कि इतना भाग ले करके डायग्राम बनाएं, तो पृथ्वी की सतह से केंद्र तक का अध्ययन कर लिया जाएगा। तो इतना डायग्राम काट करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसमें ऐसे करके इतना भाग आपको दिखाया जा रहा है। और ये जो भाग है, ठीक है, ये 6400 किलोमीटर गहराई तक का ये भाग होगा। ये इतना भाग है, यानी कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की सतह है। सतह से लेकर के केंद्र तक का अध्ययन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जो पृथ्वी की सतह है, चूँकि रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट ही लिया था, 3 भाग रासायनिक संरचना के आधार पर थे ही, रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट ही लिया गया था। तो जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से लेकर के यदि हम 3300 किलोमीटर की गहराई तक के भाग में जाएं, तो ये वाला भाग एक होगा। और जो 2880 किलोमीटर की गहराई तक जाएं, तो ये दूसरा भाग होगा और ये तीसरा भाग होगा। यानी कि 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला भाग क्रस्ट का हो जाएगा, ये वाला मेंटल का हो जाएगा, मेंटल। और जो लास्ट का जो आंतरिक भाग है, इसे कोर नाम दिया जाता है, ये कोर हो जाएगा। इसके पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि रासायनिक संरचना के आधार पर किन किन रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो जो क्रस्ट वाला भाग है, इसमें सियोल जैसे तत्वों की अधिकता है, इसमें सीमा जैसे तत्वों की अधिकता है, और उसमें निफे जैसे तत्व, रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 भागों में बांट लिया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांट लिया गया है। अब यहाँ आइएगा, थोड़ा औसत गहराई और देख लेते हैं। क्योंकि ये 0 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से लेकर के ये जो लाइन खींची गई है, ये 3300 किलोमीटर की गहराई वाली होगी। ये वाला भाग क्रस्ट हो जाएगा। 3300 किलोमीटर से लेकर के जो 2880 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको मेंटल नाम दिया जाएगा। 2880 से लेकर के 6370 किलोमीटर की गहराई वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसे कोर नाम दिया जाएगा। रासायनिक तत्वों की अधिकता आपको दिख ही रही है, सियोल, सीमा और निफे। यानी कि सियोल सबसे हल्के तत्व हैं, इनसे भारी तत्व सीमा वाले हैं, और सबसे भारी तत्व कौन से हैं? निफे वाले हैं। अब आइएगा, ये वाला भाग ठंडा होकर के पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है, जिसे नाम दिया गया है क्रस्ट नाम दिया जाता है। ये पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। अब यहाँ से आएगा, ये वाली जो परत मिलेगी, अब चूँकि ये 2 परतें आ रही हैं, ये वाली परत है, ये वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो परत है, ये वाली ऐसी परत है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। यानी कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली परत का नाम, जो नाम दिया जाता है, वो मोहो असंबद्धता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, या मोहो डिसकंटिन्यूटी, या मोहो असंबद्धता, ठीक है। मोहो असंबद्धता है, यानी कि मोहो असंबद्धता किन 2 भागों को अलग कर रही है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली परत को नाम देता है मोहो असंबद्धता। या मोहो असंबद्धता किन 2 भागों को अलग करती है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली परत का नाम क्या है? मोहो असंबद्धता है। यानी कि यह परत ऐसी होगी जिसमें
क्रस्ट के भी कुछ लक्षण पाए जा रहे होंगे, मेंटल के भी कुछ लक्षण पाए जा रहे होंगे, यानी कि ये ट्रांजिशनल वाला क्षेत्र है, यानी कि ये संक्रमण क्षेत्र है जिसे असंबद्धता नाम दिया गया है। इसके बाद आइएगा, ये वाला जो भाग है मेंटल है और ये कोर है, तो कोर और मेंटल के बीच में ये भी एक परत पाई जा रही है, ठीक है, जो किसको अलग कर रही है, मेंटल को कोर से अलग कर रही है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं गुटेनबर्ग लेयर, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग शॉर्ट में लिख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो भागों को अलग कर रही है, मेंटल और कोर को अलग करने वाली परत का नाम क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। तो ये दो प्रमुख असंबद्धता या दो प्रमुख परतें मिली जो इन भागों को अलग कर रही हैं, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा भाग देखो कौन सा दिख रहा है, मेंटल वाला भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे बड़ा भाग है, लगभग क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर लगभग 80% भाग मेंटल का ही है। तो ये दो प्रमुख परतें मिली हैं, ठीक है। इन दो प्रमुख परतों में आइएगा, तो जो ऊपर वाली परत है, अब इन परतों के बीच में भी परतें पाई जाती हैं। तो पहले एक परत देख लीजिएगा, ये वाला मेंटल भाग है, ठीक है, ये मेंटल भाग है, जैसे ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, इसी तरह से ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, इसी तरह से ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, इसी तरह से ये अपर कोर है और ये लोअर कोर है। इनके बीच में भी परतें पाई जाएंगी, उनके नाम अभी हम आपको लिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक परत जो ऊपरी मेंटल में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर 100 किलोमीटर की गहराई में एक परत पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट परत है, दुर्बलता मंडल इसको नाम दिया गया है, या एस्थेनोस्फीयर इसको नाम दिया जाता है। 100 किलोमीटर की गहराई पर एक परत पाई जाती है जो प्लास्टिक स्टेज में है, यानी कि अर्धगलित अवस्था में है, इसको नाम दिया जाता है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल इसका नाम है, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल इसका नाम है, जो कितना किलोमीटर की गहराई पर, औसत करके 100 किलोमीटर की गहराई पर दुर्बलता मंडल अवस्थित है। दुर्बलता मंडल प्लास्टिक स्टेज में है। प्लास्टिक स्टेज का मतलब है ना तो पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में है और ना ही पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में है, प्लास्टिक स्टेज में है, ठीक है। तो ये जो परत होती है, इस परत के ऊपर वाला इतना भाग पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। ये वाला भाग यानी कि पूरी की पूरी क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित है। और इसके ये जो प्लास्टिक स्टेज में जो परत है, इसके ऊपर वाला ठोस और इसके नीचे वाला द्रव वाला भाग है। ये जो दुर्बलता मंडल है, ये दुर्बलता मंडल प्लास्टिक स्टेज में है। और इस दुर्बलता मंडल की स्थिति देखिएगा, जैसे ये वाला भाग है, इतना भाग जिसमें क्रस्ट भी पूरी शामिल है, यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई वाला है। और ये वाला भाग है, इसके नीचे ये दुर्बलता मंडल है और इसके नीचे वाला जो ये अन्य भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। और इस ठोस अवस्था में परिवर्तित है, इसका पूरा नाम दिया जाता है, या तो इसको प्लेट नाम दे देंगे, यानी कि ये प्लेट है, या इसी प्लेट को नाम दे देते हैं स्थल मंडल के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि लिथोस्फीयर। ये वाला जो भाग है वो लिथोस्फीयर है, यानी कि ये स्थल मंडल है, यानी कि वह भाग जो पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है, उस भाग को नाम दिया जा रहा है, प्लेट नाम दिया जा रहा है, या इसी का नाम क्या है, स्थल मंडल है, जो दुर्बलता मंडल के जस्ट ऊपर वाला ये भाग है, ठीक है। तो ये जो 100 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित है और इसे नाम दिया जाता है, प्लेट नाम दीजिएगा, या फिर स्थल मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये वाला भाग यानी कि इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला इतना भाग ये ठोस अवस्था में परिवर्तित है। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर नाम की जो परत है, यहाँ से इसकी विशेषताओं को समझ लीजिएगा। दुर्बलता मंडल है, 100 किलोमीटर की गहराई पर है। दुर्बलता मंडल से
भूकंप जो इसके पहले आपको भूकंपीय तरंगें पढ़ाया गया हो, तो उसमें जो फोकस एक जो आया था, यानी कि मूल जो आया था वो इसी 100 किलोमीटर की गहराई पर होगा। यानी कि जो एस्थेनोस्फीयर है यहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति, ये जो एस्थेनोस्फीयर है इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसी से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और इसी से प्लेटों का, यानी कि जो प्लेटें होती हैं, प्लेट्स होती हैं, इनका संचलन होता है या खिसकाव। तो दुर्बलता मंडल की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? दुर्बलता मंडल से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी आते हैं, दुर्बलता मंडल से प्लेटों का खिसकाव होता है, यानी कि प्लेटों का संचलन होता है। तो 3 विशेषताएं हैं, किसकी है? एस्थेनोस्फीयर की 3 विशेषताएं हो गई हैं। एस्थेनोस्फीयर से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और यहाँ से ज्वालामुखी आते हैं और यहीं से प्लेटों का खिसकाव होता है। तो 3 विशेषताएं दुर्बलता मंडल की हैं। तो ये ऊपरी मंडल में 100 किलोमीटर की गहराई पर ये परत पाई जाती है, जिसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद आइएगा, जो अगली स्थिति बनेगी, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है, इनके बीच में विशेष परतें पाई जाती हैं। इन परतों के नाम देखिएगा, ठीक है। जैसे ये अपर कोर है और ये नीचे वाला ये वाला अपर क्रस्ट है और नीचे वाला लोअर क्रस्ट है। यहाँ पर एक परत पाई जाती है, ऐसे करके डॉट डॉट दिखा रहे हैं। ये वाली जो परत पाई जाती है इसे नाम दिया जाता है कॉनरॉड लेयर। इसे नाम दिया जाता है कॉनरॉड लेयर। कॉनरॉड लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ पर है ये कॉनरॉड लेयर? ऊपरी क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है। परत का नाम क्या है? कॉनरॉड लेयर है। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को भी यहाँ पर एक परत अलग करती है, ठीक है। यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये परत होगी, ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। इसको नाम दे दीजिएगा, ये जो परत होगी इसको नाम दिया जाता है रिपीटी लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। ये रिपीटी लेयर है। रिपीटी लेयर ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करने वाली परत को नाम दिया गया रिपीटी लेयर। और इसी तरह से निचले वाले भाग में आइएगा, यानी कि कोर में आइएगा, तो यहाँ पर भी एक ऐसी परत मिलेगी। और ये जो परत है, ठीक है, जो ऊपरी कोर को निचले कोर से अलग करती है, इसका नाम दे दीजिएगा लेहमान। क्या है इसका? लेहमान लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो क्रस्ट मेंटल और कोर हैं, इनमें आंतरिक भाग में भी इनमें फर्क हैं। तो जो ऊपरी क्रस्ट है, निचले क्रस्ट को कॉनरॉड लेयर, इसी तरह से ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से रिपीटी लेयर, और इसी तरह से ऊपरी कोर को निचले कोर से अलग करने वाली परत को नाम दिया गया है लेहमान है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की परतें आई हैं, ठीक है। अब चूँकि जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं, इनके बारे में आपको जानना है। तो जो क्रस्ट वाला जो भाग है, ठीक है, क्रस्ट वाले भाग में जो ऊपरी वाला भाग है, जो क्रस्ट का जो ऊपरी वाला भाग है, इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ऊपरी वाले भाग में क्रम से चट्टानें होगी। ऊपरी भाग में सेडिमेंटरी नाम की चट्टान, सेडिमेंटरी, जस्ट इसके नीचे वाले भाग में ग्रेनाइट, और सबसे नीचे वाले भाग में बेसाल्ट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। ये तो चट्टानों के बारे में हो गया है। यानी कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के सबसे ऊपरी वाले भाग में सेडिमेंटरी यानी कि अवसादी चट्टानें, इसके क्रस्ट के और थोड़े नीचे जाएंगे तो ग्रेनाइट चट्टानें, और सबसे नीचे जाएंगे तो बेसाल्ट चट्टानें क्रम से पाई जाएंगी। और ये जो भाग है जो और नीचे वाला भाग होता है, इसमें चूँकि जो अन्य जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो भी निचले वाले भाग में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रस्ट की ये प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि सतह से लेकर के 33 किलोमीटर गहराई तक के क्षेत्र को क्रस्ट नाम दिया जाता है, जिसमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली परत को कॉनरॉड लेयर के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट वाले भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं, ऊपरी भाग में सेडिमेंटरी, मध्य भाग में ग्रेनाइट और
आंतरिक भाग में बेसाल्ट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। सियोल जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता इसमें है ही। इस भाग का चूँकि क्रम से लिख रहे हैं, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। घनत्व तो देख लीजिएगा, डेंसिटी, जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। तो जो क्रस्ट का जो औसत घनत्व यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं, तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है 3.5, फॉर्म उसकी यूनिट वही रहेगी। मेंटल का होता है 7.5, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो कोर वाला भाग होता है, इसका जो घनत्व होता है वो 13, ठीक है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा औसत घनत्व लिखा गया है किसका? क्रस्ट का औसत घनत्व 3.5, मेंटल का 7.5 और कोर का 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व में हो रही है क्या? वृद्धि हो रही है। तो एक भौतिक राशि हो गई है, कौन सी हो गई है? घनत्व के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब इसके बाद आइएगा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बारे में भी देख लीजिएगा। जो टेम्परेचर है, जो क्रस्ट वाला जो भाग है, इसमें जो औसत टेम्परेचर है, ठीक है, क्रस्ट वाले भाग का औसत जो टेम्परेचर है, तो घनत्व के बारे में साइड में जानकारी दे दी है। औसत टेम्परेचर देखिएगा, अब यहाँ साइड में लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो, ठीक है, यानी कि 3 भाग दिखा रहे हैं। क्रस्ट हो गया है, क्रस्ट हो गया है, मेंटल हो गया है, ठीक है, मेंटल, और लास्ट वाला कोर भाग है, ठीक है। तो घनत्व के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है कि क्रस्ट का घनत्व 3.5, मेंटल का 7.5 और कोर का 13.5। यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर के जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर को देख लीजिएगा, तापमान को और देख लेते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर है या तापमान है, टेम्परेचर को देखिएगा। क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। मेंटल का होता है वो 3,000 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि कोर में अपर कोर भी है और लोअर कोर भी है, तो अपर कोर का जो होता है वो 3900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो लोअर कोर का तापमान होता है वो 4800 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पहले आपको घनत्व के बारे में जानकारी दे दी है, डाटा वहाँ पर लिखे हैं। टेम्परेचर के डाटा देखिएगा। क्रस्ट का औसत टेम्परेचर तापमान 1500 और मेंटल का देखिएगा 3000, और कोर में चूँकि कोर के 2 भाग हैं, ऊपरी कोर का 3900 और जो निचला कोर है उसका कितना है? 4800 है। अब इसी तरह से जो घनत्व है, घनत्व के बारे में आपको जानकारी पहले दे दी है, टेम्परेचर के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा दाब, ठीक है। जो दूसरी भौतिक राशि क्या है, वो दाब को देखिएगा। तो चूँकि दाब में ये है कि चूँकि दाब की जो इकाई है वो टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी इकाई होगी। तो जो क्रस्ट का जो औसत है, यानी कि 50 किलोमीटर की गहराई पर जो होगा वो 13 होगा, ठीक है। और जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर होगा वो 1300 होगा। और जो लास्ट में है, यानी कि जो लास्ट में है, ठीक है, जो कोर का जो औसत होगा वो 3500 के लगभग होगा, यानी कि 3500। तो ये जो गोल में आपको डाटा दिखाए जा रहे हैं, ये डाटा किसके हैं? ये डाटा दाब के हैं। ताप का हो गया है, घनत्व का हो गया है, दाब का हो गया है। यानी कि 50 किलोमीटर की गहराई में दाब कितना होता है? 13 टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 3900 किलोमीटर पर 1300 टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और जो कोर का होता है उसमें 3500 टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो 3 भौतिक राशियाँ थीं, घनत्व हो गया है, टेम्परेचर हो गया है, दाब हो गया है, एक भौतिक राशि बचती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, जो डाटा लिखे गए हैं।
चलिए ले लिया होगा। चलिए इसके आगे जाते हैं। तो एक भौतिक राशि बचती है और एक भौतिक राशि का मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्व बल का तो स्पष्ट है, सीधा सीधा है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या ये सतह है, पृथ्वी का ये केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी के मान में कमी आएगी और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी जी के मान में कमी आएगी। यानी कि जो गुरुत्व बल होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो ये 3-4 भौतिक राशियां हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये जो वैज्ञानिकों ने ये डाटा दिए हैं, ये सर्वमान्य हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो ये डाटा लिखे गए हैं, विभिन्न प्रकार की परतें हैं, इन परतों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर है। अब जो भूकंपीय, ये तो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है इसके आधार पर वर्गीकरण है। एक वर्गीकरण और देख लीजिएगा, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में, किसके आधार पर, भूकंपीय तरंग, यानी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को निम्न भागों में बांटा जाता है। केवल नाम देख लीजिएगा, ये 3 भाग, ये 4 भाग आएंगे। ये जो पहले वाला भाग है इसे नाम दिया जाता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आगे जाएंगे नीचे, ये मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, मीजोस्फीयर। इसके और अंदर जाएंगे तो पायरोस्फीयर है, पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट का जो भाग होगा वो बैरीस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में, जबकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने भागों में, लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरीस्फीयर, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ये क्रम से नाम लिखे हैं। इसका भी यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी दे दी है। क्रस्ट, मेंटल और कोर की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, वो विशेषताओं के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की परतें हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका इसके आगे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।